गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस विद सुरेंद्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। उस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ना होता है, कुछ डेफिनेशन दी हुई है, जैसे फिजिक्स की डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन है, और जो फिजिक्स है वो अदर साइंस से कैसे जुड़ी हुई है, सोसाइटी से कैसे जुड़ी है, वो आप खुद कर सकते हैं। उसके अंदर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम शुरू करते हैं, आज पढ़ते हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। हमने एक फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। फोर्सेस क्या होती है? फोर्सेस क्या होता है कि एफर्ट होता है जो पुश और पुल के रूप में होता है। हमने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी है, विस्कोसिस फोर्स पढ़ी है, बुओयंट फोर्स पढ़ी है, बहुत सी फोर्स पढ़ी है। लेकिन ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती है? अब जितनी भी ये हमारी नेचर के अंदर जितनी फोर्सेस है उनको हम चार फोर्सेस है हमारे पास, जिनको हम फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, उनके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उनके साथ हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उनको इसलिए क्या बोला गया है? फंडामेंटल फोर्सेस बोला गया। तो हमारी सबसे पहली फंडामेंटल फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली फंडामेंटल फोर्स है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारे साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने ऑब्जर्व किया बॉडीज को यूनिवर्स के अंदर। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? देखा कि जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। जितनी बॉडीज है वो सभी बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। और जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को नाम दिया उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। ठीक है, उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडीज हैं, अगर कोई भी दो बॉडीज हैं, मानो बॉडी ए एंड बॉडी बी, दो बॉडीज हमारे पास है इस यूनिवर्स के अंदर, और उनका मास है, पहली बॉडी का m1, दूसरी बॉडी का m2 मास है, और उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है r, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन उनके बीच में रखा गया है। तो जो फोर्स इन दोनों बॉडीज के बीच में लगेगी उस फोर्स को बोला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और उन्होंने डेफिनेशन दी, जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो दोनों बॉडीज हैं उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो उनके बीच में सेपरेशन का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन दोनों क्वांटिटीज को अगर हम कंबाइन करें तो हमें मिलती है जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस के स्क्वायर के, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके स्क्वायर के। तो इसको हम बोल सकते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को अगर हम रिमूव कर दें तो यहाँ पे लेंगे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जी। अभी कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको नाम दिया गया जी क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी को बोला गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट का मतलब होता है जो रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम, जिसकी वैल्यू हर जगह क्या रहे? एक समान रहे, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। तो फिजिक्स के अंदर बहुत सी ऐसी क्वांटिटी है जिनकी वैल्यू क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, तो उनको बोला जाता है कांस्टेंट। तो जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या रहती है? हमेशा एक समान ही रहती है, कहीं भी चेंज नहीं होती। अब इससे हम डेफिनेशन इसकी बता सकते हैं। जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बिटवीन टू बॉडीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ both mass of both bodies and inversely proportional to the square of the distance separating the bodies। ये इसकी डेफिनेशन हम इसके एक्सप्रेशन से बता सकते हैं। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कुछ फैक्टर होते हैं, फीचर्स होते हैं। कैरेक्टर्स इसके कुछ होते हैं, वो कैरेक्टर में पढ़ने हैं। देखो कैरेक्टर के बारे में पहला तो क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कैसी होती है? अट्रैक्टिव। क्या होती है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, वो बॉडीज को अट्रैक्ट ही करेगी, वो कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बॉडीज एक दूसरे को रिपेल नहीं करती। दूसरा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स कैसे है? जैसे सन है और जो जितने प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, वो किसी कारण रिवॉल्व कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो रिवॉल्व कर रहे हैं। मून है अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, वो भी किसी कारण
है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया, तो क्या है ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। थर्ड वन है जो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। नेचर की सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी। फोर्थ वन इसका करेक्ट है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे करती है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कैसे करती है? ये जो दो बॉडीज का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए क्या होती है इसको, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। फोर्थ वन है इसका, फिफ्थ है इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है, मतलब फील्ड पार्टिकल। अब देखो ये दो बॉडीज हैं, ये फार अपार्ट बहुत दूर रखी हुई है, जैसे चांद और पृथ्वी है, मून एंड अर्थ है, वो क्या है दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखी गई है। अब इनके बीच में जो फोर्स लगा हुआ है, जो उनके बीच में फोर्स लगा हुआ है, वो फोर्स किसी न किसी पार्टिकल की वजह से लगा हुआ, कोई ना कोई पार्टिकल तो उस फोर्स को दे रहा होगा, तो उस पार्टिकल का नाम है ग्रेविटोन। उस पार्टिकल का नाम क्या है? ग्रेविटोन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फील्ड पार्टिकल का नाम क्या है? ग्रेविटोन। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब दोनों बॉडी के बीच के में कॉन्टैक्ट होने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, और कोई भी बॉडी कहीं पे भी रखी है उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। अब मैं यहां बैठा हूं, आप अपने घर बैठे हो, तो मेरे और आपके बीच में भी क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। दो बॉडीज हैं, वो कहीं पे भी रखी है, कहीं पे भी मान लो कहीं पे भी रखी है, उनके बीच में कितनी भी बॉडी बीच में आ जाए, कितनी भी बॉडीज उनके बीच में आए, तो ये बीच में जो बॉडीज आई हैं, तो इनके जो बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको अफेक्ट नहीं करेगी। ये इसका एक क्या है? करेक्टर है कि जो इनके बीच में आने वाली जो बॉडीज हैं वो उनके फोर्स को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड जो हमारी फंडामेंटल फोर्स है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सेकंड है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सेकंड हमारे फंडामेंटल फोर्स उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जब अगर वो रेस्ट पे होता है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर कोई दो चार्ज है वो रेस्ट में रखे होंगे, बीच में कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो सेकंड हम फंडामेंटल फोर्स हमारी होती है। मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दो चार्ज हमारे पास जो A पॉइंट पे और B पॉइंट पे रखे हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है R। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगी, जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, वो क्या होगी? वो होगी हमारी दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट और डिवाइड बाय जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बताएं तो यहां पे क्या लिखते हैं हम? और इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कूलम्ब सा। कूलम्ब सा क्या करती है? कोई भी दो चार्जेज अगर वो रेस्ट में है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी हुई है, या फिर उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है हम क्या बोलते हैं उसको? कूलम्ब लॉ के द्वारा इसको हम ज्ञान कर सकते हैं। और ये किसके बराबर होती है? दोनों जो चार्जेज लिए उनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना हमने, और जो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नोट है, ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके भी क्या है? कैरेक्टर है, फीचर है। सबसे पहला फीचर तो यही है कि ये क्या है?
सबसे पहली बात तो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है। वो उससे क्या होती है 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स से। दूसरा है ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें भी जो चार्जेस है वो दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर उनके बीच में फोर्स लगी हुई है। थर्ड है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दोनों तरह की हो सकती है। अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी। अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी हो सकती है अगर चार्जेस हमारे दोनों की पोलैरिटी सेम है, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी? रिपल्सिव लगेगी। उसका नेचर कैसा होगा? फोर्स का रिपल्सिव नेचर, दोनों एक दूसरे को दूर देखेगी। अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, चार्ज दोनों अलग अलग तरह के, तो उनके बीच में कैसी फोर्स लगेगी? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। जो फोर्स होगी उसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर होगा। और है इसका जो इसके फील्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के फील्ड पार्टिकल का नाम क्या है? फील्ड पार्टिकल का नाम है फोटोन। फोटोन। और ये जो फोटोन होते हैं इस लाइट की स्पीड के साथ मूव करते हैं। जितनी स्पीड लाइट की है उतनी स्पीड फोटोन की होती है, उसी स्पीड के साथ ये मूव करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी फंडामेंटल फोर्स की। तीसरी फंडामेंटल फोर्स का नाम हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हमने पढ़ा है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कोई ना कोई फोर्स तो इनको बांधे रखी है, कोई ना कोई फोर्स तो बाइंड करे हुए है, किसी न किसी फोर्स के कारण न्यूक्लियस के अंदर अटके हुए हैं। तो जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है किसके अंदर? इन द न्यूक्लियस। फोर्स which binds the nucleons in nucleus is called strong nuclear force. Strong nuclear force। ये भी क्या न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है। अब और इसके कुछ फीचर्स हैं, करैक्टर हैं इसके भी कुछ करैक्टर हैं। इसका पहला करैक्टर है शॉर्ट रेंज फोर्स है भैया, शॉर्ट रेंज फोर्स। और इसकी रेंज कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर, मतलब 1 फर्मियम तक की इसकी रेंज है। शॉर्टेस्ट रेंज है, फर्मियम से भी नीचे है। सेकंड है दूसरा है ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। कितनी है? 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो तीसरा है 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर तो किससे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। और 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी है? 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर। और इसका फील्ड पार्टिकल है, जो फील्ड पार्टिकल है वो क्या है? फील्ड पार्टिकल का नाम है इसका पाई मैसोन। पाई मैसोन, जिसके कारण ये फोर्स लगी है वो क्या है? पाई मैसोन। एक बात और, हम सोचते हैं कि हमें पता है अभी तक जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये हमारे क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो उसके भी आगे पार्ट्स है, वो भी कुछ ना कुछ एक पार्टिकल है जिसको क्या बोला जाता है? क्वार्क्स। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी किससे मिलके बने होते हैं? क्वार्क से मिलके बने होते हैं। ये
मोस्ट सबसे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे कौन है, क्वार्क्स हैं, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बने होते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे 3 फोर्सेस हो गए हैं। अब हमारा लास्ट एंड फोर्थ फोर्स है जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स? वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स करता है जो जब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं और वो डीके करते हैं जब, तो उनसे निकलते हैं जो गामा पार्टिकल निकलते हैं, उनके साथ साथ रेडियोएक्टिव डीके के अंदर जो अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल या फिर गामा पार्टिकल, जो भी पार्टिकल निकलते हैं रेडियोएक्टिव डीके के अंदर, उनके साथ साथ एक पार्टिकल और निकलता है जिसको बोला जाता है न्यूट्रिनो, जिसको बोला जाता है न्यूट्रिनो। जो फोर्स अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रिनो को बांध के रखती है भाई, जो फोर्स अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रिनो को बांध के रखती है उसको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻³ तक ही मीटर तक ही होती है। इसकी ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स हमारी है। और इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है, फील्ड पार्टिकल इसका होता है वो होता है बोसोन। क्या है? बोसोन इसका फील्ड पार्टिकल होता है। इसके बाद आते हैं हमारी कुछ कंजर्वेशन लॉ। इसके बाद आते हैं कुछ हमारी कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ के अंदर क्या होता है, जितनी भी क्वांटिटी है मैक्सिमम, जैसे हमारी चार्ज हो गया, जिसके अंदर चार्ज हो गया, कुछ क्वांटिटी होती है फिजिक्स के अंदर जो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। उनको ऐसा माना जाता है कि वो क्वांटिटी हमेशा कंजर्व रहती है। सबसे पहले तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम पढ़ते हैं अब नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। फिजिक्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज हैं, देयर आर सम क्वांटिटीज विच आर ऑलवेज कंजर्व, जैसे कि चार्ज, मास, इंपल्स, मोमेंटम। ठीक है, ये हमारी लीनियर मोमेंटम होगी, जैसे ये हमारी एक्सेट्रा। ऐसी कुछ क्वांटिटी जो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, मतलब वो रिमेन्स सेम, वो हमेशा कैसी रहती है, एक समान ही रहती है। जैसे चार्ज है, सबसे पहला क्या है, चार्ज। इसको बोल सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ने पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है भाई जिसके अंदर कई बॉडीज होती हैं और उसके अंदर मान लीजिए हमारे रूम है, इसके अंदर कई बॉडीज रखी हुई है, हमने खिड़की दरवाजे इसके बिल्कुल बंद कर दिए। ठीक है, यहां से ना तो कोई अंदर आ सकता, ना कोई यहां से बाहर जा सकता, ना तो इसमें कोई एंटर कर सकता यहाँ पे। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बाहर से कोई ना फोर्स लगे, ना कोई अंदर से फोर्स बाहर जाए, ना कोई एनर्जी अंदर आए, ना कोई यहां से एनर्जी बाहर जाए, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, जहां पे ना कोई आए ना कोई जाए, जहां से ना कोई फोर्स बाहर जा सके, ना कोई अंदर आ सके, ना कोई एनर्जी अंदर आ सके, ना कोई मास अंदर आ सके, ना कोई वहां से बाहर जा सके, उसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। जो चार्ज होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserved, always conserved। ये थी लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्व कैसे रहता है इसको हम बता सकते हैं। मान लो हमारे पास एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड है और एक सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है। अब जब ग्लास रोड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब कराएंगे, ये हमारे पास एक ग्लास की रोड है, इसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया, रब कराया। अब ग्लास रोड के पास कुछ लूज इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर देगा, इन लूज इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसके साथ, जब इनको हम रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी ले लेंगे और एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ के पास चले जाएंगे।
सिल्क रोड के पास चार्ज आ गया हमारा नेगेटिव और ग्लास रोड के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इनके ऊपर चार्ज आ गया, लेकिन एज ए सिस्टम जो टोटल चार्ज है वो तो क्या रहा है, इसका नेट चार्ज जीरो ही रहा, जितना चार्ज पहले था अभी उतना है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और उसी प्रकार जो मास है, इंपल्स है, सभी क्या रहते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा कंजर्व रहती है। लेकिन भाई जो क्वांटिटीज हैं जिनको हम कंजर्व करते हैं वो हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रूफ करना क्या है बहुत ही मुश्किल है। अभी तक किसी भी क्वांटिटी को हम प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि ये कंजर्व है रियल में। क्योंकि अगर हमने 100 एक्सपेरिमेंट किए जिनमें हमने इसको वेरीफाई कर दिया, जिनमें हमने इसको प्रूव कर दिया कि लॉ हमारी ठीक है मास की, मान लो कंजर्वेशन मास कर रहे हैं हम, इसके हमने कई एक्सपेरिमेंट किए और उनको हमने प्रूव कर दिया कि ये बिल्कुल कंजर्व क्वांटिटी है। लेकिन अगर एक भी एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जो इसको प्रूव नहीं कर पाए, इसे प्रूव कर दे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत ठहरा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम मेजरमेंट जो हमारा सेकंड चैप्टर है मेजरमेंट के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।